Hello and welcome once again to तो आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उनका सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी ज़रूरी है वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रिगार्डिंग सब कुछ इस लेक्चर में मिल जाएगा। नाउ स्टार्टिंग थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ बताता हूँ मैं हर वीडियो में। आई रिपीट, पहला, जस्ट गो एंड वॉच द स्ट्रैटेजी वीडियो, देन स्टार्ट द लेक्चर। मतलब पूरा सीरीज WBT मैंने बना दिया है, पूरा पढ़ा के एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ओके, फुल सिलेबस कंप्लीटेड। IPT बी आर अम्बेडकर अभी पढ़ा दूंगा, इसके बाद बचेंगे सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर एंड राजा राम मोहन रॉय। दो थिंकर बचेंगे इसके बाद। तो WPT IPT लगभग हो गया है, इसके बाद हम पॉलिटिकल थियरी स्टार्ट करेंगे। तो पहले जाके वो थोड़ा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लो यार, तो एक आइडिया हो जाएगा ना कि कितना पढ़ना है। और उसके बाद मतलब उसमें पूरा प्रॉपर PYQ एनालिसिस है ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आखिर पूछा क्या जाता है। देन ये जो मेरे नोट्स हैं, देखो अभी पहली बार मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो लोग थोड़ा स्केप्टिकल होंगे ना कि पता नहीं इससे आएगा कि नहीं आएगा, शुड दे ट्रस्ट मी और नॉट। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि हाउ आई scored 240 out of 300 in CUET PG Political Science with a very least, बहुत कम एफर्ट के साथ। इट्स जस्ट, देखो यार क्या होता है ना कि मान लो दो लकड़हारे हैं लकड़ी काटने वाले, एंड एक है जो पूरा दिन मतलब उस पे पेड़ पे खट ठक 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 काटे जा रहा। जैसे बहुत सारे चैनल्स होंगे जो चार चार पाँच पाँच घंटे 10-10 घंटे का मैराथन बनाएंगे या बना रहे होंगे, एंड आई डोंट थिंक उतना ढेर सारा वीडियोस या लेक्चर्स देखने की जरूरत है। यू जस्ट हैव टू वैसा वाला लकड़हारा बनना है जो अगर जो 5 घंटे लकड़ी काटता है, तो 2 घंटे वो अपना जो कुल्हाड़ी है, एक्स, उसको शार्प करता है और वो जल्दी लकड़ी काट लेगा जो 5 घंटे से लगा हुआ है। तो डोंट, मतलब कोई 10 घंटे का लेक्चर है तो दैट डजेंट मीन कि वो सब पढ़ाया ही होगा या सब कुछ उसी से आएगा, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट कि कितना रिसर्च के साथ नोट्स बनाया गया है। तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी नोट्स बनाए गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड जो भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आई एम नॉट, वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर ने पता नहीं कितने हजारों या दसों हजारों पेजेस लिखे हुए हैं, तो उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब नहीं पूछता है। लेकिन जो अभी पिछले 5 साल में CVT PG का रिकॉर्ड रहा है, जैसे सवाल पूछता है वैसे सब इसमें लिखा हुआ है। एंड IPT से रिकॉर्ड रहा है कि दे हार्डली टच एनी कॉन्सेप्ट, दे ओनली रिलाई ऑन द फैक्ट्स, दे ओनली आस्क द फैक्चुअल नॉलेज, दे ओनली वांट टू चेक कि हाउ फैक्चुअली साउंड यू आर। तो मैंने इस सारे जो नोट्स हैं इसको प्रॉपर वो फैक्ट्स के बेसिस पे हेडिंग वाइज सब कुछ लिख दिया है। इसको देखो यार, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब देयर इज नो नीड कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। आप इसको डायरेक्ट नोट्स उठा के भी पढ़ सकते हैं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि एक पढ़ा रहा हूँ ना इसको ऐसे ही। एक तो मुझे बताना ही है, वीडियो बनाना ही है। दूसरा कि आप साथ साथ में पढ़ेंगे, साथ साथ में याद हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कि मैंने कुछ चीज़ें वैसे होती है ना कि ब्रैकेट में करके लिख दिया है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा कि याद करने में आसानी रहेगा। दैट्स द ओनली रीजन कि आपको लेक्चर देखना चाहिए। बाकी देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन IPT। पॉलिटिकल थियरी रहेगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बेस्ड, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। पॉलिटिकल थियरी इज अ बिट conceptual बट नॉट दिस। ओके, तो नाउ स्टार्टिंग विथ बेसिक फैक्ट्स। सॉरी, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनका एजुकेशन, यार सब पूछ लेता है कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, है ना। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना मास्टर्स किया था एंड देन ही डिड हिज लॉ। इन्होंने लॉ किया था फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
एंड मतलब यहाँ इनके पास पीएच क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में भी डिग्री है, इकोनॉमिक्स में पीएचडी है फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ओनली कॉलेजेस का नाम याद रखो। ओके, ही वॉज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ Indian Constitution. He was also a chairman of drafting committee of Constituent Assembly. This is a very important. Okay. Now उन्होंने जो अपनी फर्स्ट पेपर पब्लिश करी थी, द फर्स्ट पेपर पब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज कास्ट इन इंडिया। उसका टाइटल था कास्ट इन इंडिया इन द ईयर 1916। ओके, दीज आर द वन लाइनर्स which are frequently being asked by CVT PG. ओके, तो एल्फिंस्टन कॉलेज एक था पुणे में। ओके, एल्फिंस्टन कॉलेज इन पुणे। तो ही एनरोल्ड वहाँ पे, नॉट हिज मास्टर्स बट बिगिनिंग स्टार्टिंग ग्रेजुएशन के लिए। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम महार कास्ट। देखो कास्ट क्या थी उनकी, महार कास्ट, जो कि एससी के अंदर बिलोंग करती है। एंड एट दैट टाइम एंड इवन टुडे देयर आर मेनी पीपल हु ट्रीट एससी कास्ट एज अनटचेबल्स। ओके, छुआछूत वाली जो चीज़ है परंपरा, उसके शिकार थे, विक्टिम रहे हैं इनका परिवार और ये और इनका समाज। इसी वजह से आप अभी आगे पढ़ेंगे इन्होंने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने को लेकर कितना ज़्यादा जोर दिया है and कितने मुखरता से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि व्हाई ही फॉट लाइक दिस। टुडे पीपल क्रिटिसाइज हिम फॉर नो रीजन, वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, दे डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट। उनको बस एक चीज़ पता है कि अच्छा वो दूसरे कास्ट के हैं, हमारे कास्ट के नहीं हैं, तो हमें बस एक ही काम करना है, उनको क्रिटिसाइज करना है विदाउट रीडिंग देम। ओके, तो ये पता चल गया, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम महार कास्ट टू गेट एनरोल्ड इन एल्फिंस्टन कॉलेज। ओके, उनका जो एमए का थीसिस था, वो उसका टॉपिक का नाम था एंशियंट इंडियन कॉमर्स। ओके, गॉट इट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टोरल थ्री थीसिस क्या था जिसमें उन्होंने पीएचडी की थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीसिस ही हैज रोट। एंड मतलब जो हमारा आरबीआई बना है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज वेरी मच बेस्ड ऑन हिज थीसिस। इसी थीसिस को समझ लो कि इन्होंने जो लिखा था उसको मतलब पेपर से उतार के प्रैक्टिकल कर दिया गया, वही हमारा आरबीआई है। ओके, इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया था लॉ। ओके, ही वाज अ लॉयर आल्सो, ही वाज अ इकोनॉमिस्ट, ही वाज एन इंटेलेक्चुअल जायंट, यू नो। फिर कुछ इनको इनके द्वारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, देखो यार इन ऑर्गेनाइजेशंस का बस नाम याद नहीं रखना है, ये भी याद रखना है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सी थोड़ी सोशल चेंज को लेकर पार्टी थी बनी हुई थी। और ये क्रोनोलॉजी याद रखना है कि पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया था इन्होंने, देन ही मेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ओके, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द ईयर बट यू शुड नो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि कब कब बना था ये सब। ओके, तो फर्स्ट ही established या he founded the बहिष्कृत हितकारिणी सभा in 1924. Then he established independent labor party and scheduled caste federation. ओके, देखो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, दिस बोथ, ये जो दोनों है ना, देवर पॉलिटिकल पार्टीज, ये राजनीतिक पार्टियां थी, इन्होंने बनाई थी। ओके, 1936 और 1942 में। देन भारतीय बुद्ध महासभा, इन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा में बनाया था, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको 1955 में। ओके, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिमेम्बर दैट, पूछ सकता है। एंड एक इन्होंने बताया था, बनाया था, द रिपब्लिक, इट्स नॉट रिपब्लिकन, इट्स रिपब्लिकन। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स रिपब्लिकन, दी रिपब्लिकन पार्टी, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी। फाइन। फिर देर इज समता सैनिक दल, ये भी इनका एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी समाज समता संघ, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी। ठीक है, इनकी तीन पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसको याद रखना है। बाकी जितनी पार्टीज थी वो सब सोसाइटी मतलब सोशल चेंज के लिए थी, सोशल रिफॉर्म के लिए थी। एंड देयर आर सो मेनी movements which were started by Dr. B.R. Ambedkar. So this is also very important and the chronology is very very important. Okay.
दे डोंट आस्क कि महाड़ सत्याग्रह में क्या हुआ था, दे जस्ट आस्क कि 4 दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। जस्ट रिमेंबर, थोड़ा-सा ईयर ध्यान रखना, ओके? महाड़ सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 में, ओके? इट वाज़ द एक पानी का टैंक था, उसको चौड़र टैंक बोलते हैं उस एरिया टाउन में। वहाँ पे जो अपर कास्ट थे, वो उस टैंक से पानी नहीं लेने दे रहे थे, जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के। तो अंबेडकर जी ने उसके लिए एक मुहिम चलाई एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट, एंड उन्होंने फिर एक होता है ना ग्रुप बना के फिर उस टैंक से पानी लिया, ओके? ही ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द टैंक, तो उसको कहा गया महाड़ सत्याग्रह। गॉट इट? देन इन 1927 ही बर्न्ट मनुस्मृति। अब मनुस्मृति को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है, मोस्ट ऑफ दोज जो हिंदूज है ना, जो अपने को कट्टर हिंदू बोलते हैं, दे क्रिटिसाइज बी आर अम्बेडकर फॉर बर्निंग मनुस्मृति। सी, मनुस्मृति जलाने से वैसे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, बट एटलीस्ट जो मनुस्मृति थी ना, वो लोगों के अब कॉन्शियसनेस में आई कि लोगों ने फिर उस पे होता है ना कि डिस्कशन और डेलिब्रेशन आज भी इस पे चलता है कि अम्बेडकर ने सही किया था या गलत किया था। सी, जो भी लोग ये सब बातें करते हैं ना कि हाँ मनुस्मृति जला दी थी, हिंदू विरोधी थे, उन सब लोगों को बिठा के पहला ही सवाल यही पूछना है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर जो वो भी मतलब अपने आप को बहुत कट्टर हिंदू समझते हैं, उनको बस दो चार चीज़ों का जवाब देना है कि हिंदू जो रिलीजियन है उसकी जो प्राइमरी बुक्स हैं, है ना, प्राइमरी किताबें जो हैं, उनको क्या कहा जाता है? दो धाराओं में बड़ी बटी हुई हैं। एक होती है स्मृति, एक होती है श्रुति। पहली श्रुति होती है, श्रुतिज, एक होती है स्मृतिज, ओके? श्रुतिज क्या होती है, स्मृतिज क्या होती है, उसके अंडर क्या क्या आता है, श्रुति के अंडर क्या आता है, स्मृति के अंदर क्या आता है, ठीक है? और किसको प्राइमरी माना जाता है ना? हिंदू मतलब इंडियन कल्चर या इंडियन फिलोसफी की जो सिक्स, अरे ये क्या हुआ यार, सिक्स मेजर जो स्पीयर्स है ना, जैसे उसमें मीमांसा, वेदांत, न्याय, ये सब आती हैं, 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। उन स्कूल ऑफ थॉट्स का मानना क्या था? कोई इन सब चीज़ों का जवाब दे दे, तो फिर समझ में आता, और मतलब वही होता है ना कि अगर जो आप अंबेडकर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, अंबेडकर ने जब मनुस्मृति जलाई, तो उनके पास कारण थे। उन्होंने बोला कि देखो इस किताब में बहुत आपत्तिजनक चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो, हिंदूवादियों की तरफ से एक वो आता है, मतलब एक तर्क आता है कि देखो इसमें जो ओरिजिनल चीज़ें थी ना, वो बहुत कम थी। मतलब वो विवादित नहीं थी, बहुत इगैलिटेरियन मतलब समतामूलक समाज की बात करती थी, और ये इतना ज़्यादा कास्टिज़्म और महिलाओं के प्रति अनादर नहीं था। वो तो बाद में अंग्रेज़ आए और बहुत सारे लोग आए, जिन्होंने उसमें होता है ना कि एडिटिंग कर दिया या बहुत सारी चीज़ें अपने मन से जोड़ दी। चलो ठीक है, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि आपकी बात मान ली जाती है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर कुछ उसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई थी, है ना? बहुत सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई। बट ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों ने जोड़ी, अंग्रेज़ों को संस्कृत नहीं आती थी। ये चीज़ जोड़ी गई भारत के ही जो पुरोहित और पंडित लोग थे, जिनको लगा कि मतलब वही ना, संस्कृत सिर्फ़ उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने उसमें बदलाव कर दिया जिससे उनकी जो हेजेमनी है, जो हायरार्की है समाज में, वो बनी रहे। जैसे मान लीजिए कि मैं पूरे एरिया का वो हूँ रूलर, और एक किताब लिखा गया पहले, है ना? और मैंने बोल दिया कि ये जो किताब है, मतलब पहले दिन हमारा जब राज्य बना, तो मैंने बोला कि ये किताब है, इसी किताब को हम सब लोग फॉलो करेंगे, और इस किताब में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसी हिसाब से समाज चलेगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मान लो कि मतलब किताब सिर्फ मुझे ही पढ़नी आती थी, किसी को आती नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि उस किताब में एक तो फर्जी बताने लगा। होता है ना कि किताब के हिसाब से, किताब के अनुसार ऐसा होता है। जैसे आजकल बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास, किस बेसिस पे चलते हैं? अरे वो तो वास्तु में लिखा है, अरे वो तो इस किताब में लिखा है, वो तो फलाना किताब में लिखा है। कोई ना तो क्रॉस चेक करता है। सबसे ज़्यादा अगर जो अन्याय हो रहा है तो वो हो रहा है कृष्ण के साथ। कोई भी एक थर्ड ग्रेड और टुच्ची सी शायरी या मतलब टुच्चा सा कोई स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा भगवत गीता। भाई
क्या ही बोलूँ, मतलब सबसे बुरा अगर जो किसी के साथ हो रहा है तो भगवत गीता के साथ हो रहा है। हर अभी मैंने एक रिसेंट में एक क्रिकेटर हैं, जो उनका आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कंट्रोवर्सी और महिलाओं के प्रति जो कंट्रोवर्सी होता है, वो सब चलता रहता है। फिर वो स्टोरीज़ डालते हैं, स्टोरीज़ में कृष्णा सेज टू अर्जुन दिस, 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 दिस। व्हाटएवर कृष्णा सेज टू अर्जुन, देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट टू इट। देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट टू इट। अर्जुना वाज़ नॉट डीलिंग इन इस महिला के पास, फिर उस महिला के पास, फिर उस महिला के पास, और वहां से फिर कृष्ण उनको वो दे रहे हैं ज्ञान की ऐसे नहीं होता है पार्थ। तो ये जो मतलब धर्म के वो ठेकेदार बने बैठे हैं ना, हर चीज को रिलीजन से जोड़ देना। जैसे ही खतरा है तैसे ही, जैसे अपने ऊपर कोई सवाल उठे तैसे भारत माता की जय और जय श्री राम, ये जो दो नारे बन चुके हैं। और सामने वाले से भी जो नारे तकबीर, और जैसे ही खतरा आता है भीड़ चिल्लाने लगती है नारे तकबीर अल्लाह अकबर और जय श्री राम। वो भीड़ को कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, किसी के पीछे छिपना होता है, ये एक सूचक होता है कि भीड़ को डर लग रहा है। ठीक है। तो दे कांट डिफेंड मनुस्मृति। मतलब हाँ चलो, मैं बात कर रहा था ना कि बाहर से लोगों ने उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया, ठीक है, जोड़ जाड़ दिया, बट स्टिल ना, यू शुड थिंक कि बाहर के लोगों ने जोड़ दिया, या तो आप बैठो, लोग सबके साथ बैठो और उसको काट दो, सब कुछ हटा दो कि देखो ये चीज हमारे धर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, जिनको भी बुरा लग रहा है, ओके, मनुस्मृति जलने से जिनको भी आपत्ति है, वो लोग बैठो सब लोग इकट्ठा और बोलो कि नहीं ये सब काटिए, ये जो भी आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई हैं किसी भी लोअर कास्ट या किसी भी महिला के, सो कॉल्ड लोअर कास्ट या किसी भी महिला के प्रति जो भी कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखी हैं, हम सब डिलीट करेंगे। देन वी कैन एक्सेप्ट, लोग एक्सेप्ट करेंगे फिर कि अच्छा ठीक है, हाँ अब हम मानेंगे मनुस्मृति, उसमें जो अच्छी चीजें लिखी है हमें क्यों कोई आपत्ति होगी, उसी में लिखा है यत्र नारेष्ट पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमें सही चीजें फॉलो करने में क्या ही बुराई है, हम फॉलो करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि जब उसके खिलाफ भीड़ उमड़ती है, तो आप वो वाला नकाब डाल लेते हैं कि देखो भैया हमने नहीं जोड़ा है, तो बाहरी लोगों ने आके जोड़ दिया है। तो फिर मेरा सवाल रहता है कि अभी तक जब तक रेवोल्यूशन या मूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई मनुस्मृति नहीं जला रहा था, तो आप में से जो अभी डिफेंड कर रहे हैं, कोई आगे क्यों नहीं आया कि इसमें ये चीजें आपत्तिजनक है और हमें ये हटा देनी चाहिए। उसके बेसिस पे जब तक समाज में न्याय हो रहा था, आज भी बहुत, मतलब देखो, बहुत कहना बहुत आसान है कि जातिवाद खत्म हो गया, ये हो गया। आप गांव में जाइए, प्रचंड जातिवाद देखने को मिलेगा। आप शहरों में आइए, आप यूनिवर्सिटीज में आइए, कॉलेजेस में आइए, वहां पे भी थोड़ा शटल जातिवाद देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे एक डर रहता है ना कि यार ये इंसान भी मेरे साथ ही पढ़ रहा है, तो ये कंप्लेन कर देगा तो कुछ लीगल दिक्कतें हो सकती हैं, तो पीपल जस्ट यूज दैट शटल वाली, मतलब मीम्स में मजाक में बोलेंगे। जैसे मुझे याद है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे, एंड देयर वाज माय फ्रेंड, ही बिलोंग्स टू आईएससी कास्ट। ओके। तो ही वाज सिटिंग, मतलब हम मेट्रो पे वेट कर रहे थे, तो वहां पे एक सीट खाली था, दो तीन सीटें खाली थी, तो जस्ट ही सैट, और कुछ लोग बैठे, एंड देन वन पर्सन केम, दो लोग और बैठे थे वहां पे और एक ये बैठा था, एंड दैट हम ही लोग के साथ का था वो, मतलब सब दोस्त ही थे। एंड इन अ फन वे ही सेड कि यहाँ भी सीट ले लिया। नो सी, दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज कॉल्ड अ सफल, मतलब शटल कास्टिज्म, कि बहुत मतलब बहुत उजागर नहीं है, बट शटल्ड वे में कास्टिस्ट। बहुत ऐसे लोग चलते चलते बोल देंगे अरे यार तुमको क्या, तुमको तो वैसे ही नौकरी मिल जाएगी, अरे यार तुमको तो क्या। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, दिस रिजर्वेशन इज नॉट अ चैरिटी, ये किसी को दान में नहीं मिल रहा है, इट्स फॉर द इक्वालिटी। बट वो नहीं समझ में आता लोगों को, अपने खिलाफ हो रहे थोड़े से अन्याय को लेकर, जो कि अन्याय है भी नहीं। इट वाज जस्ट कि तुम रेस में पहले ही भाग चुके हो, बाकी लोग को तुम्हारे साथ कर रहे हैं तो तुमको बुरा लग रहा है, बट तुम इतने सालों से जब आगे दौड़ रहे थे तब तुमको बुरा क्यों नहीं लग रहा था। आई एम नॉट अगेंस्ट कि समाज में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, आई एम कंप्लीटली विद यू, अगर जो आप कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एक पर्टिकुलर समाज को जबरदस्ती आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर समाज को हमसे ज्यादा वरीयता दी जा रही है, हमारा 90 नंबर पे नहीं हो रहा, उनका 70 में हो जा रहा है, तो हमें, मुझे बुरा लग रहा है। आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट जब आज के
अभी आज़ादी के बाद शुरू हुआ रिजर्वेशन, उसके पहले से या उसके हज़ारों साल पूर्व पहले से जब से भी ये जाति व्यवस्था भारत के उसमें कुंडली में एक कह सकते हैं कि एक हिसाब से एक ब्लैक स्पॉट की तरह देख सकते हैं। नॉट मतलब ब्लैक तो क्यों क्यों ब्लैक बोलना है यार, ब्लैक खराब थोड़ी होता है। बट द थिंग इज एक ऑड स्पॉट या कुछ घटिया बोल सकते हैं, जो ये जाति व्यवस्था है वो भारत के ऊपर एक कलंक जैसा जब से लगा है। एंड there's a particular community, they were enjoying the मतलब they were enjoying the land, resources, the power, the education, everything। मैं मेरा वही सवाल है कि भाई ये सवाल क्यों नहीं, कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए था ना तब भी कि यार इन लोग को भी तो आगे लाओ, हमें अकेले क्यों मिल रहा है। तब तो तब तो वैसा था ना कि एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं डाल सकते हो, आप ही लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आप ही लोग को सिलेक्शन लेना है। अभी कम से कम 90-70 का डिफरेंस है, तब तो कोई उन लोग का जीरो ही था, दे वे जीरो। एंड मतलब उनका तो सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं था, फॉर्म ही नहीं भर सकते, एलिजिबल ही नहीं थे, एलिजिबिलिटी सिर्फ आपके पास थी। तो आज क्या हो रहा है, देखो अब अगला डिबेट आता है कि देखो हमारे पूर्वजों ने जो बुराई खराब करा, जो भी गड़बड़ किया, उसकी सजा हमें नहीं मिलनी चाहिए। आई टोटली एग्री कि एंसेस्टर्स की एट्रोसिटीज का सजा हमें नहीं मिलना चाहिए, एंड आई टोटली एग्री। बट द थिंग इज कि इसको सजा की तरह मत देखिए ना आप। अगर जो आप देख रहे हैं अपने आस, जैसे मान लीजिए आपका बड़ा घर बन गया एंड आपके दादाजी या ताऊ जी ने बगल वाले चाचा जी जो कमजोर थे, जिनका परिवार छोटा था, उनसे हड़प के उनका पूरा जमीन हड़प के घर बना लिया, और उन जो ताऊ जी हैं उनको एक छोटा सा मकान दे दिया, मतलब जो चाचा जी थे उनको एक छोटा सा झोपड़ी दे दिया कि उसमें आप रहो। तो आई एम नॉट सेइंग कि चलिए अब ताऊ जी की डेथ हो गई, अब हम उनके बच्चे हैं, तो जो चाचा जी के बच्चे हैं वो हमारे ऊपर अन्याय करें, हमें आके मारे, हमारा घर लूट लें, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बट मैं कह रहा हूँ कि अब अगर जो हमें पता है कि अच्छा ठीक है उनके साथ पास्ट में बुरा हुआ है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमने उनका जमीन हड़प के लिया था, उनका जो भी मतलब जो मौका था वो सब हड़प लिया था, तो अभी जो मेरे पास एक्स्ट्रा है उसमें से हम उनको उठा के दे दें। माई सिंपल क्वेश्चन इज, तुम्हारे सारे जो भी तर्क है ना यहीं खत्म हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी नहीं बनती आज। और अगर जो आज भी आपको ये नहीं दिखता है, तो फिर आप मान के चलिए कि वो एट्रोसिटीज जो तब हो रही थी ना, तब के लोग जो कर रहे थे वही आज आप कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सा डर के कर रहे हैं कि आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, बस एक ही रीजन। अदरवाइज वही पुराना सिस्टम ला दिया जाए तो आप उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे आपके पूर्वजों ने किया था। दैट्स द ओनली थिंग, नो हेट्रेड टू एनी अपर कास्ट और एनीवन। ओके। ये कास्ट वाली चीज है यार, तो आई जस्ट गो डीप डाउन इनटू इट। आई डोंट वांटेड टू, मेरे को खत्म करना था ये, बट आई जस्ट थॉट कि ये बात कर लेनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि जैसे लॉ, मैंने डीयू में कई सारे डिबेट करे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मोस्ट ऑफ द डिबेट्स मतलब बहुत सारे डिबेट में ये टॉपिक बार बार आया है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। एंड आई जस्ट नीड, आई वाज थिंकिंग कि यार अगर जो तुमको रिजर्वेशन पे डिबेट करना है, तो डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि हम रिजर्वेशन में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, है ना, कि जो मार्जिनलाइज्ड अभी भी हैं उन तक वो चीज पहुंचे, दैट सैचुरेशन ऑफ द रिजर्वेशन, जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है उसका सैचुरेशन 100% हो सके, नॉट द रिजर्वेशन। लेकिन जितना रिजर्वेशन मिल रहा है वो और जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक कैसे मुहैया कराई जाए, उस बारे में डिबेट, डिस्कशन, सॉल्यूशंस या स्टडी होनी चाहिए। बट आज भी 70 साल यही डिस्कशन हो रहा है, रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जिनको जो कह होना चाहिए उनको भी नहीं पता, जो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए उनको भी कुछ नहीं पता। दे आर जस्ट सेटिस्फाइंग देयर ईगोज, दे हैव नथिंग टू डू विद सोशल जस्टिस। एंड जो लोग सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं ना कि वो रिजर्वेशन की वजह से हमें सीट नहीं मिला, एक्चुअल में बताओ रिजर्वेशन हटा दो उनको सीट तब भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि मैं मतलब वो जो होता है ना पढ़ने वाले, दे आर बिजी डूइंग देयर वर्क। तो बस यही समझो, जो तुम्हारे बगल वाले को रिजर्वेशन मिल रहा है, ये बस समझो कि उसको हमारे हाथे जो हमने हड़प के रख लिया था, हम उसमें से अब आधा दे रहे हैं उनको।
उनके साथ इतने सालों तक जो हुआ उसका तो हम भरपाई भी नहीं कर सकते, है ना? वो तो हमें भरा भी नहीं जा रहा, बट हम आज जस्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। हम पास्ट का उनको भरपाई नहीं कर रहे हैं। डोंट थिंक इट कि हम पास्ट में जो बुरा हुआ उसका भरपाई कर रहे हैं, नहीं। आज बराबर हो सके इसलिए हम ये रिजर्वेशन उन्हें दिया गया। अब बेसिक अगर जो किसी की आंखें नजरें ठीक ठाक काम करती होंगी तो आप अगर जो गांव से होंगे तो जाइए गांव में, देखिए। एक पर्टिकुलर कास्ट होती है जहाँ पे कुछ जैसे अभी मान लो कि ब्राह्मणों का कास्ट है, क्षत्रियों का, राजपूतों का कास्ट है, या जिस भी गांव में एक एक पर्टिकुलर कास्ट जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। कुछ यादवों का भी कास्ट डोमिनेंट है बिहार के जैसे, और यूपी में भी कुछ यादव एरियाज हैं जहाँ पे जाट, गुजर, दैट बनिया कास्ट जो भी है ना, दे आर जहाँ जहाँ पे डोमिनेंट है। जस्ट अभी भी देखना, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, लैंड, हर चीज पे उनकी अभी भी पॉलिटिक्स, जिसके पास पैसा है उसी के पास राजनीति है। इन सारी चीजों पे अभी भी उन्हीं का कब्जा है। इतना सब रिजर्वेशन सब कुछ होने के बाद भी यू आर स्टिल डोमिनेटिंग, एंड स्टिल यू आर शाउटिंग, छाती पीट रहे हो कि हमारे साथ बुरा हो रहा, बुरा हो रहा, बुरा हो रहा। यू नीड टू जस्ट थोड़ा सा यार सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ के देखो, चीजें समझ में आएंगी कि दे एक्चुअली नीड इट। ओके, मैं भी मतलब देयर इज नथिंग टू प्राउड ऑफ, बट कास्ट एक सच्चाई है, एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम द अपर कास्ट ओनली। आई कम फ्रॉम द अपर कास्ट, और स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि क्यों इन लोग को ऐसे मिलता है, बट फिर देन पता चला कि यार दो बच्चे हैं एक माँ के, एंड एक अच्छा खासा हष्ट पुष्ट खाया पिया है और एक कमजोर है, तो ऑफ कोर्स माँ उसको ज्यादा रोटी खिलाएगी। उसमें मुझे ये नहीं फील करना है कि नहीं उसको भी दो रोटी खिलाओ, मुझे भी दो रोटी खिलाओ, जबकि मुझे दिख रहा है कि नहीं उसको चार रोटी की जरूरत है। तो बस इसका जवाब एक ही होता है। मैंने बहुत सारे डिबेट्स में भी यही बोला है, द आंसर इज रिटन ऑन मिरर। शीशे जैसे हम जब आईना देखते हैं ना तो उससे झूठ नहीं बोल सकते। तो अब इसके लिए मैं कितना भी तर्क दे दूं, आपका अगर जो आपने पर्दा डाल रखा है, तो जैसे होता है ना कि आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैं कुछ आपको जगा भी नहीं सकता। आप अगर जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, आप सच में सो रहे होते तो जगाया जा सकता था। यू आर जस्ट एक्टिंग टू स्लीप, यू ऑल्सो नो कि फैक्ट क्या है, बट यू स्टिल फाइट, नहीं 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 ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आया होगा। बस हो गया, ठीक है। एंट्री इन कालाराम टेम्पल, सोचो जिसको हम अखंड भारत, अखंड हिंदू बनाने की बात करते हैं, उनको टेम्पल में एंट्री भी नहीं मिलती थी। आज भी गांव में ऐसा होता है। मेरे गांव में दुर्गा अष्टमी का वो आता है, जब वो दशहरा के टाइम पे दुर्गा अष्टमी के दिन सारी महिलाएं जाती हैं पूजा करने, सब व्रत रहती हैं। वहां पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार सुबह, थोड़ा सुबह चलना क्यों। अरे उस टाइम से ना वो एक कास्ट है जिनको चमार कास्ट बोला जाता है, अरे वो सब आ जाती हैं, चमाइन वर्ड यूज किया जाता है, एंड इसको एज ए स्लैंग यूज किया जाता है। हम लोग भी बचपन में थे, अपनी बहनों से झगड़ा होता था तो वी यूज्ड टू से चमाइनेस। ये चीज ऐसा नहीं है कि यही है, ये बचपन से दिमाग में इंडोक्ट्रिनेट किया गया, इंटॉक्सिकेट किया गया कि हाँ दिस इज अ स्लैंग। हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एज ए स्लैंग गाली देके डिनोट करते हैं, वो मंदिर में चली जाती हैं। अब हम रोक नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसके अंडर क्रिमिनल एक्ट लग जाएगा। फिर भी जहाँ पे बहुत डोमिनेंट लोग हैं वो रोकते भी हैं आज भी, लेकिन जो नहीं रोक पाते वो ये सब करते हैं। एक हिसाब से छुआछूती है ना। यू कैन से कि हमने कहाँ मना किया भाई, जाए मंदिर, पर तुम कर क्या रहे हो? तुम उनके साथ एक साथ पूजा कर सकते हो? नहीं, भगवान के यहाँ भी ऐसा है कि नहीं नहीं हम पहले पूजा करेंगे। ये सब मेरे आंखों का देखा, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो जेएनयू वालों की तरह झंडा उठा लिया फर्जी, वैसा नहीं है। फालतू का एक्टिविज्म नहीं कर रहा है, ये सब मेरे आंखों का देखा आज भी होता है। ठीक है। फिर नासिक में एक कॉन्फ्रेंस किया था इन 1935, एंड ही वाज सो मच, इतना परेशान हो गए थे, एंड जस्ट ही सेड कि आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। मैं हिंदू पैदा तो हो गया था जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं, बट मैं हिंदू कम से कम नहीं मरूंगा। जस्ट सी द लेवल ऑफ पेन, किसी को अपना धर्म छोड़ना पड़ता है, कोई बहुत आसानी से नहीं छोड़ता है ना। ऐसा कोई पागल नहीं है। समझना होगा, और एक बार जब अपर कास्ट समझ जाएगी
तभी एक समन्वय बन पाएगा, दैट कंसेंसस। हम उम्मीद भी लगाते हैं कि तुम लोग मतलब लोअर कास्ट से, कि ये लोग पता नहीं क्या दिन भर जय भीम करते रहते। भाई करना पड़ेगा उनके पास, और कोई चारा नहीं है। उन्होंने उनको आवाज दी, तुमने उनका आवाज दबाया, तो क्यों चाहते हो कि तुम्हारा जयकारा करें? चलो फिर, क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट इज नॉट मियरली डिवीजन ऑफ लेबर बट डिवीजन ऑफ लेबरर्स। देखो, स्टार्टिंग में जो वर्ण सिस्टम चालू हुआ था वो था डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर मतलब मान लो कि तुम इस पर्टिकुलर चीज में अच्छे हो तो ठीक है, तुमको ये कास्ट मिल जाएगा। तुम पढ़ने में अच्छे हो तो चलो तुम ब्राह्मण कास्ट हो गए। वो तुम लड़ाई करने में अच्छे हो, वो प्लेटो वाला याद होगा आप लोग को, जो उन्होंने डिवीजन दिया था, मिथ ऑफ मेटल, है ना? या थियरी ऑफ उनका जो जस्टिस था, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जो जिस काम में माहिर है उसको वो पर्टिकुलर कास्ट दे दिया जाता था। बट बाद में क्या हुआ? इट बिकम अ डिवीजन ऑफ लेबरर। समझ रहे हो? लेबरर मतलब, मान लो मैं एक लेबरर हूँ और मैं किसी चीज में अच्छा था, मैं लकड़ी काटने में, तो मेरे को लकड़हारा वाला कास्ट दे दिया गया। लोहार मान लो, वो जो लोहे से काम करते हैं या लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, लोहार बना दिया गया। अब कल को मेरा बच्चा होता है तो आई हैव बीन डिवाइड, मतलब अब मेरा काम नहीं डिवाइडेड है, मैं ही डिवाइडेड हूँ कि तुम अब लोहार कास्ट से हो, अब तुम्हारा जो बच्चा आएगा वो भी वही कास्ट का हो। तो दैट इवेंचुअली बिकम अ डिवीजन ऑफ लेबरर। तो ही सेड दैट, ओके। Ambedkar says caste destroys liberty, equality and fraternity. Okay, he was very much इस चीज में बहुत मानते थे कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। एंड ही सेड, हम इंडिया में किसकी बात करते हैं? लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। जस्ट इमेजिन, कैन यू बिल्ड डेमोक्रेसी ऑन कास्ट? कास्ट अगर जो आपके फाउंडेशन में है, आपकी नींव कास्ट पे रखी हुई है, जाति पे रखी हुई है, आप डेमोक्रेसी बना सकते हैं। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि 10 लोग हैं, इन 10 के पास पावर है अपना नेता चुनने का, ऊपर किसी 3 में से 10 को वोट देना है। अब मान लो ये 4 लोग हैं पर्टिकुलर कास्ट के, इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम तो इसी को चुनेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, अपर कास्ट के या लोअर कास्ट के हों। इन्होंने चुन रखा है कि नहीं नहीं, हम तो इन्हीं को चुनेंगे क्योंकि हमारी जाति के हैं ये भाई साहब। ठीक है, अब आप क्या, ये लोकतंत्र है? क्योंकि फिर ये जो नेता है ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है, नेता को सबके लिए काम करना पड़ता है कि भाई प्लीज मेरे को वोट दे दो, सबसे बोलना पड़ेगा कि मेरे को वोट दो, मैं ये काम करूंगा, मेरे को वोट दो, मैं ये काम करूंगा। लेकिन जब उसको पता चल जाएगा कि एक जाति विशेष है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ब्राह्मणों का वोट चाहिए, तो चुनाव के पहले हम परशुराम जी की मूर्ति पे एक माल्यार्पण करेंगे और बोल देंगे जय दादा परशुराम, सारे ब्राह्मण हमें वोट दे देंगे। अब ब्राह्मण भूल गए पिछले 4.5 साल में क्या हुआ, दे फॉरगॉट एवरीथिंग। बस उनको ये पता चल गया कि ओ, परशुराम जी पे उन्होंने वो चढ़ाया, माला। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही कोई नेता आ जाएंगे, जय भीम कर देंगे, इधर सब लोग लग गए कि हाँ चलो हम तो अपनी जाति वाले को वोट देंगे। उस नेता को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि और खासकर सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ वो इन्हीं पार्टियों ने किया जिन्होंने दलितों के नाम पे राजनीति करी। पूरा जीवन उन्होंने दलितों के नाम पे राजनीति करी, लेकिन कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि उनका मतलब, आज भी देखिए आप बिहार में, मैं एक डेटा बताता हूँ कि 97% जो दलित लोग हैं, बच्चे, वो 12th पास नहीं करते हैं। मतलब समझ रहे हैं? सिर्फ 3% ऐसे हैं, 100 में से 3 लोग जो 12th पास करते हैं। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ इलिटरेसी, या जो लेवल ऑफ अनएजुकेटेड यूथ बन रहा है, या हमेशा से था। इमेजिन, 100 में से 3 सिर्फ अभी 12वीं पास किया। 12वीं से तो वैसे भी आपका कोई नौकरी नहीं लगने वाला, 12वीं पास। अब इन्हीं 3% में से ना कोई एक गलती से आपको अगर जो किसी डीयू के कॉलेज में दिख जाएगा, एक किसी आईआईटी में दिख जाएगा, तो सब लोग का बिल्कुल ऐसे रहेगा कि यार इसके फैमिली का भी कंडीशन ठीक है, मेरी फैमिली जितना ही है, बट देखो मेरा 1,000 रैंक पे हुआ, इसका 4,000 रैंक पे हो गया। यू नीड टू रिमेम्बर, अंडरस्टैंड दिस, कि उसका कट ऑफ इस वजह से नीचे नहीं गया है कि वो कम काबिल है। उसका कट ऑफ इसलिए नीचे गया है कि उसकी जो जाति के लोग ना, जो 10% रिजर्वेशन वाले, उतने लोगों ने एप्लीकेशन ही नहीं भरा। मान लो 10 सीटें हैं तो एप्लीकेशन ही 9 भरी गई, सबका सिलेक्शन होगा ऑफ कोर्स।
अभी देखो सीवीटी पीजी में, सॉरी सीवीटी कह रहा हूँ, नीट पीजी में एक वो लाया गया ना कि -40 नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा। तो जब इस लेवल पे जाए तब इसका विरोध होना चाहिए। आई टू एग्री कि -40 में अब क्या डॉक्टर बना रहे हो, क्योंकि डॉक्टरी इज अ जॉब ऑफ स्किल, बहुत सारा उसमें वो चाहिए भाई, तुम जान ही ले लोगे। तो ये तो सरकारें जो राजनीति करती हैं रिजर्वेशन पे, ये तो बकवास सी बात है। मतलब आधी लड़ाई तो यही लोग करवा रहे हैं यार। मुझे तो लगता है उतना कोई किसी को खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, इन्होंने पूरा गंद मचा रखा है ना। ये समझ गए हैं कि कैसे आप डेमोक्रेसी कास्ट के बेसिस पे नहीं बना सकते। नाउ अंबेडकर कॉल्स फॉर स्ट्रक्चरल एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, पूरे कास्ट को खत्म करने की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि ये वो पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इनका मानना था तभी हिंदुइज्म में कुछ बदलाव हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो स्कोप, एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, अ वे ऑफ हिंदुइज्म यार कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन एक धर्म निकला। एक 6,000 साल पुरानी, दसियों हजार साल, और क्या फिलॉसफी है, कितना डीप। बट सिर्फ एक कास्ट सिस्टम ना, इसने पूरी फिलॉसफी जो होता है ना कि घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, हमने क्या किया, टॉयलेट को ही अपना घर मान लिया। घर में एक जो गंदगी थी ना, टॉयलेट रूम को ही मान लिया कि यही हमारा धर्म है। हम बाकी घर भूल चुके हैं। ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? सोशल डेमोक्रेसी मीनिंग से आप समझ जाएंगे। समाज में डेमोक्रेसी, वे वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है। समाज में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का कुछ कुछ अर्थ होता है वही, एक तो बराबर, इक्वालिटी, दूसरा समन्वय, कंसेंसस, कि हम हाँ कॉम्प्रोमाइज करके साथ में रहेंगे एक दूसरे के, यही होता है। फ्रेटर्निटी, कॉमन ब्रदरहुड। अब देखो लिबर्टी का अर्थ क्या है? फ्रीडम फ्रॉम कास्ट ऑपरेशन, ये अंबेडकर जी के हिसाब से। कास्ट ऑपरेशन से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में अब हम देख सकते हैं ना, आर्टिकल 21 देख लो, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है। इक्वालिटी में इक्वल सिटीजनशिप, लीगल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी। फिर फ्रेटर्निटी पे देखते हैं, सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ओके, मोरल यूनिटी ऑफ नेशन। फिर व्यूज ऑन स्टेट पे देखते हैं, स्टेट मस्ट, अब स्टेट के बारे में इनका कहना था कि स्टेट जो है उसको इंटरवीन करना चाहिए टू करेक्ट सोशल इनजस्टिस। मतलब स्टेट के पास ये पावर होना चाहिए कि धर्म के नाम पे कुछ भी गंदा प्रथा या कुछ भी खराब चल रहा है तो स्टेट इंटरवीन करे और उस प्रथा को खत्म करे, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे, वेलफेयर को इंश्योर करे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है सरकार पे लिमिट, इसका अर्थ ही यही होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, इसका और कोई मतलब नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ संवैधानिक मीनिंग में मत जाओ। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट पे लिमिटेशन। कैसे होगा? रूल ऑफ लॉ, कानून बना है, कानून का पालन करना है। अब सरकार आर्बिट्ररली कुछ एक्ट नहीं कर पाएगा। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पहले से लिखा हुआ है सब कुछ, सारे प्रोविजंस। इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड्स। फिर ही वॉन्ड अगेंस्ट हीरो वर्शिप, बहुत, देखो विडंबना, देखो भारत में इन्होंने हीरो वर्शिप का विरोध किया था कि किसी भी व्यक्ति विशेष को भगवान नहीं बनाना है ना। मतलब मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही देखना है, और कुछ अच्छाई हो तो उसकी तारीफ करनी है, बुराई होने पे भगवान नहीं बनाना उनको कि नहीं हमारे माई बाप यही हैं। लेकिन भारत के साथ यही आयरनी है, विडंबना हुआ कि लोगों ने इन्हीं को भगवान बना दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। वो भगवान बनाने से पता है क्या होता है? जैसे अगर जो हम अम्बेडकर को भगवान न बनाए, एक मनुष्य की तरह देखें, तो हम देखने पे ऐसा लगेगा ना कि यार ये व्यक्ति हमारी ही तरह समाज में पैदा हुआ, जैसे हम झेल रहे हैं हमसे शायद पहले पैदा हुआ तो हमसे और बुरे लेवल पे झेले। बट उन्होंने मेहनत करी, मतलब एजुकेशन, एंड वो वही एजुकेशन के दम पे उस लेवल तक पहुंचे कि उन्होंने हमें आवाज दे सके वो। लेकिन जब हम भगवान बना लेते हैं ना किसी को,
तो हम खुद को और उनको अलग-अलग देखने लगते हैं। हमें लगता है कि अरे जैसे हम कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना, कोई बोल दिया कि क्या आप मेरे मन की बात पढ़ सकते हैं? तो हम बोलेंगे अरे वो तो भगवान के लेवल की चीज़ है। सेम चीज़ है योग है। क्या आप अपनी जाति के इमांसिपेशन ऑफ एससी एंड एसटीज़ के लिए कुछ करेंगे? अरे वो तो अम्बेडकर जी जैसे लोगों के लिए काम है। भाई सेम कंडीशंस में वो भी पैदा हुए। सेम उनके भी माता-पिता अनपढ़ थे, आपके भी क्या पता थोड़े से पढ़े ही हों, उनसे ज़्यादा ही। उनके पास उतनी सुविधाएँ नहीं थी, आपके पास ज़्यादा सुविधाएँ हैं। लेकिन नहीं, हमें उनको भगवान बना देना है। भगवान बना देने से क्या होता है कि हमारे ऊपर से वो दबाव खत्म हो जाता है कि हमें भी करना चाहिए। ठीक है? मनुष्य जो है ना बहुत स्वार्थी किस्म का होता है, हर जगह अपना फ़ायदा ढूँढ ही लेता है। भगवान बनाने में भी उनकी ही एक सहजता है। तुम आपको क्या लगता है अम्बेडकर जी को लेकर कोई बहुत सम्मान? नहीं, हमें पता होता है कि हम वहाँ तक पहुँचने के लिए उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, उतना मेहनत करने का दम नहीं है, हम मेहनत तो कर नहीं पाएँगे। हमें तो मज़े करने हैं, लड़ाइयाँ करनी है लोगों से जाति और धर्म के नाम पे, हम वो करेंगे। लेकिन कुछ बोला जाए कि पर्टिकुलर कोई कास्ट है, पिछड़ा कास्ट है, उसके लिए आपने क्या किया? नहीं, वो सब तो हम बैठे हैं ना, वो तो हम संसद में बैठे हैं, वो करेंगे। अरे वो जो संसद में बैठे हैं, वही सबसे बड़े जातिवादी हैं, वो कैसे करेंगे? ठीक है? इन्होंने क्या लिखा? भक्ति इन पॉलिटिक्स इज़ अ श्योर रोड टू डिक्टेटरशिप। ठीक है? समझ गए ना? राजनीति में भक्ति मतलब तानाशाही की तरफ जा रहे हो आप। फिर सोशल जस्टिस, इन्होंने सामाजिक न्याय के ऊपर एक आर्टिकल 17 के ऊपर काफ़ी जोर दिया था कि छुआ-छूत तो खत्म होनी चाहिए और कोई करता दिख गया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस। बट आज भी मुझे तो लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था बहुत सालों तक कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। वो तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया पता चला कि अच्छा अनटचेबिलिटी करने पे जेल हो सकती है, तब मुझे पता चला कि बाप रे! मेरा तो पूरा गाँव ही जेल में होता अब तक। शायद बहुत सारे गाँव अब तक जेल में ही होते अगर जो सही से फॉलो हुआ होता तो। इतने हद लेवल पे अनटचेबिलिटी चलती है। और ये चीज़ हमारे तो मन में है ही जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है उनके मन में भी ये चीज़ बैठ चुकी है कि अच्छा हमें इनके घर जाना है तो हमें कुर्सी पे नहीं बैठना है, हमें नीचे ही बैठना है। मुझे एक इंसिडेंट याद है, एक आते हैं वो बैंक में कुछ पैसे जमा करते थे, होता है ना जो आरडी रिकरिंग डिपॉज़िट हर महीने लाके पैसे देने आए थे और वो गलती से कुर्सी पे बैठ गए। किसी ने उन्हीं के घर से का बोल दिया होगा, जैसे एक घर के थे, बोल दिया होगा कि अरे थोड़ा वेट कर लो, कुर्सी पे बैठ जाओ अभी आ रहे हैं। फिर उनके घर से एक बूढ़ी औरत थी, वो आई और पहले उनको गाली दिया कि तू बैठा कैसे हमारी कुर्सी पे नीची जाति का होकर। फिर अपने घर से वो जो क्या कहते हैं बाल्टी होती है उसमें पानी भरवाया और वो कुर्सी धुलवाया। ये मेरे आंखों के सामने का हुआ है जब मैं बचपन में स्कूल जा रहा था, अपने बस का वेट कर रहा था रास्ते में। देन आई सॉ दिस। मेरे दोस्त का घर था, वो मेरा एक जूनियर था, उससे कुर्सी धुलवा लिया गया। ऐसा नहीं है मैं कुछ अतिशयोक्ति लगा रहा हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, जिनको भी पता होगा वो उनको, जो लोगों ने देखा होगा, अंधे नहीं हैं, उनको पता होगा कि हाँ ये बहुत आम चीज़ है अभी भी। तो इसीलिए वो सब लोग जो रोज ट्विटर पे आके लिखते हैं कि हाँ वेयर इज कास्ट, कहाँ पे है जातिवाद, उनको यही बताना है कि चल के देखो कहाँ है कास्ट जातिवाद, अभी भी है। ठीक है? ही सपोर्टेड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को ये मानते हैं समानता की बात है, चैरिटी नहीं है, दान नहीं है वो, ये समानता है, इक्वालिटी है। ठीक है? फिर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, इन्होंने हिंदुइज्म को रिजेक्ट किया ड्यू टू कास्ट, सिर्फ कास्ट को लेकर। एंड ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। देखो ये मानते थे, इन्होंने खुद कहा है, ये मानते थे कि बुद्धिज्म जो है हिंदुइज्म का ही एक रिफॉर्म्ड वर्जन है। इन अम्बेडकर जी को क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सभी धर्मों से ऑफर आया था। जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने बहुत सारे रुपए भी ऑफर किए थे कि हम आप हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए, मुस्लिम धर्म, और हम आपको इतने सारे रुपए भी देंगे, पता नहीं क्या सोने के सिक्के देंगे। उन्होंने सीधा मना कर दिया था। तो अम्बेडकर वॉज वेरी ट्रू टू हिज मिशन। बहुत, एंड उनका बस एक ही काम था कि ये जो कास्ट के नाम पे वो चल रहा है ना, इसको खत्म करना। उनका किसी धर्म को नीचा दिखाना या किसी धर्म को ऊंचा दिखाने का कोई मकसद नहीं था। ठीक है? समझना होगा।
उनके पास ऑप्शन था ना कि एक धार्मिक फोल्ड से बाहर जाके, बट ही हैज चोजन द विद अ रिलीजन विद इन द धार्मिक फोल्ड। सिखिज्म भी उनको पसंद आया, उनको बुद्धिज्म भी पसंद आया, और वो हिस्ट्री के ज्ञाता थे, उनको पता था कि सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सभी हिंदू हिंदू धर्म के एक हिसाब से ब्रांचेस हैं, है ना, रिफॉर्म्ड, कि उसमें कुछ कुछ बदलाव कर दिया गया तो एक धर्म बन गया। लेकिन कोर में, सेंटर में, सारे धर्मों के सेंटर में, चाहे वो सिखिज्म हो, आप उनका गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, चाहे बुद्धिज्म या बुद्धिस्टों की किताबें पढ़िए, या गौतम बुद्ध के जो भी ज्ञान जो दिया वो पढ़िए, सारे ज्ञान उपनिषद में लिखे हैं, वेदांत जिसको कहा जाता है। ठीक है, फिर हम कार्ल मार्क्स और अंबेडकर के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये इन्होंने कार्ल मार्क्स पे काफी लिखा है। कार्ल मार्क्स किसकी बात करता था? क्लास ऑपरेशन, है ना, अमीर गरीब वाला। अंबेडकर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जाति वाला। ये इकोनॉमी को ही बेस मानते थे, है ना, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, कि सब कुछ इकोनॉमी पे बेस्ड है। ये सोशल हायरार्की, इनका सी पूरा लड़ाई इस पे था कि जो सामाजिक ऊंच नीच बना हुआ है इसको तोड़ना है। ये रेवोल्यूशन की बात करते थे कि वायलेंट क्रांति होगी, हिंसक। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते थे कि संवैधानिक तरीके से हम क्या कहते हैं, समाज को बदलेंगे, रिफॉर्म करेंगे। ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पे अमीर गरीब ऊंच, मतलब ये कास्टलेस, जहाँ पे जाति जैसी कोई वो ना हो इंस्टीट्यूशन, वो उसकी बात करते थे। पंचायती राज पे इनके जो विचार थे बहुत ही कठोर थे। ये विलेज को मानते थे, गांव को मानते थे जैसे सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडनेस एंड कम्युनलिज्म। ओके, गांव को इन्होंने, गांधी जी हमारे गांव ग्राम प्रेमी थे। हमने पिछला वीडियो आपने पढ़ा होगा कि ग्राम स्वराज पे गांधी जी के विचार क्या थे। अंबेडकर साहब बहुत चिढ़ते थे इस बात से गांधी से कि क्या है तुमको तुमको क्यों गांव गांव बनाना है। और अम्बेडकर साहब बोलते भी थे, सभी जो भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनसे बोलते थे कि दौड़ के भागो, गांव छोड़ो, शहर जाओ, वहीं पे तुम्हारा कुछ भला हो सकता है। क्योंकि कंपैरेटिवली देखा जाए तो शहरों में गांव से बहुत कम जातिवाद है, मतलब शहरों में उतना जातिवाद नहीं देखने को मिलेगा। दिमाग में है जरूर लोगों के, क्योंकि वही गांव के लोग शहर में आए यार, दिमाग में तो है, लेकिन आपको रास्ते में बहुत बहुत खुले में नहीं देखने को मिलेगा, बहुत शटल तरीके से देखने को मिलता है। गांव में आपको बहुत खुले में देखने को मिलेगा, बहुत प्राइड के साथ लोग ये चीज करते हैं, जो लोग छुआछूत में मानते हैं ना। अब शहर में कोई पब्लिक में अगर जो ये चीज कर रहा होगा ना, तो उसके दिमाग में एक संशय होगा कि यार लोग मेरे को जज करेंगे, तो नहीं करता हूँ। वो अपना ऐसे से बच के निकलेगा, अगर जो उसके अंदर बहुत बहुत पैरानॉइड किस्म का इंसान होगा। लेकिन गांव में उसको बहुत प्राइड की तरह लेते हैं कि हट, तू दूर हट। ठीक है यार, मेरा पूरा बचपन गांव में निकला है, सब पता है मुझे। मेरे गांव ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिमोट है। गांव मेरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे गांव में आईआईटीएन है, मेरे गांव में साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, मेरे गांव में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। एक दो नहीं, अच्छे खासे हैं। टीचर्स तो मुझे लगता है कि डबल डिजिट में होंगे, मतलब 1500 1600 लोगों के गांव में अगर जो आपको दो तीन आईआईटीएंस और दो तीन साइंटिस्ट, 50, कम से कम 30 40 प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, 10 15 लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, तो वो सारे, मेरा जो गांव था वो बहुत पढ़ा लिखा है। बट वही है ना, एजुकेशन का इन सब से कुछ खास मतलब है नहीं। लिटरेट है, समझ रहे हो, अनपढ़ नहीं है, बट होता ना कि लिटरेट है बट एजुकेटेड नहीं है। दे आर शिक्षित, जो होता है ना, एजुकेटेड नहीं है, बस अनपढ़ नहीं है, यही है। फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन, देखो इन्होंने ये सारी, मूक नायक करके था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्रोनोलॉजी में लिखा है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये याद रखना, ठीक है। मूक नायक करके एक मराठी मैगजीन थी या न्यूज़पेपर था, उसको हर हफ्ते निकालते थे, वीकली। फिर एक बहिष्कृत भारत, देखो कृत, कंफ्यूज मत होना कि कृत होगा। मराठी में ना, हम मध्य प्रदेश और उधर महाराष्ट्र की साइड थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पे आई को यू पढ़ते हैं, कि सृष्टि नहीं पढ़ेंगे, सृष्टि, सृष्टि। तो बहिष्कृत नहीं, बहिष्कृत, बहिष्कृत भारत, ठीक है।
जनता करके एक इनका न्यूज़पेपर था, प्रबुद्ध भारत करके एक न्यूज़पेपर था। किताबें इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, किताबें तो सब पढ़ लेना ही है। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रेनाडे, गांधी एंड जिन्ना, सबका ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वेर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये सब क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। फिर इनके ऊपर किनका किनका इन्फ्लुएंस पड़ा, उसमें एक जॉन डीवी भाई साहब थे। जॉन डीवी काफी साइकोलॉजी में काफी माना जाना नाम है। थॉमस जेफरसन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का तो आपने देखा ही। कबीर साहब को, कबीर साहब का तो भाई मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मेरा मानना है कि पूरे इतिहास को उठा लिया जाए अभी तक मानव सभ्यता में, किसी एक इंसान को अगर जो, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चुना जा सकता है, लेकिन बोला जाए कि सिर्फ एक को चुनना है तो मैं कबीर को ही चुनूंगा। क्या इंसान थे। ठीक है, कभी किसी दिन कबीर पे एक अलग वीडियो आएगा। फिर जेएस मिल, तुकाराम, रेनाडे, हेरोल्ड लास्की, ठीक है। बस इतना ही था। कितना टाइम हो गया, 51 मिनट हो गया। मैंने वो बीच में मैंने वो डिस्कशन ना स्टार्ट किया होता तो काफी जल्दी खत्म हो जाता, ठीक है। अब इसके बाद मैं सावरकर पढ़ाऊंगा, और फिर एक बात रिपीट करूंगा कि अगर जो आपने यहाँ तक लेक्चर देख लिया भाई, तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बचा है आपका। आराम से जाके नोट्स पढ़ पढ़ के काम खत्म करिए, बहुत टाइम मत लीजिए ये सोचने में कि इसके बाहर आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत कम दिनों में यार, 7 दिनों में 240 नंबर, तो ऑफकोर्स सिर्फ ऐसा था नहीं कि मेरे को पेपर लीक हो गया था। 7 दिनों में 240 इसीलिए क्योंकि मेरे को ट्रिक पता है कैसे लाना है, ठीक है। तो बस चलिए, राम राम, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल।